Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इस वीडियो में हम वर्ब्स को आजकल पढ़ रहे हैं, वर्ब्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज ऑक्सिलरी वर्ब्स के टॉपिक में आज का टॉपिक है मे एंड माइट। रूल नंबर 1, मे एक्सप्रेसेस टू आइडियाज। मे दो प्रकार के आइडियाज या विचारों को एक्सप्रेस करता है, टू गिव और टेक परमिशन, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और डाउट। तो परमिशन लेने या देने के अर्थ में मे का यूज किया जा सकता है या किया जाता है। एंड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यानी संभावना या फिर कोई डाउट एक्सप्रेस करने के लिए या प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी और संभावना का मतलब है कि ये शायद चीज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यह दिखाने के लिए मे का यूज किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज फॉर टेकिंग परमिशन मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, एंड वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एज फर्स्ट, मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर, तो ये क्या है, ये परमिशन लेने के लिए बोला गया है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या, डू आई हैव परमिशन। मे आई कम इन सर मीन्स डू आई हैव योर परमिशन टू कम इन, मीन्स क्या आपकी परमिशन मेरे अंदर आने के लिए है, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सेकेंड इज मे आई सिट ऑन दिस चेयर, क्या मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूँ, मीन्स डू आई हैव योर परमिशन टू सिट ऑन दिस चेयर, क्या इस चेयर पर बैठने के लिए आपकी अनुमति है। इस तरह से परमिशन लेने के लिए हम मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द प्रेजेंट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फॉर्म में हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये क्या है, फॉर गिविंग परमिशन एक्सप्रेसिंग, फॉर गिविंग परमिशन एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी और डाउट। यहाँ अब हम दूसरा आगे चलते हैं। तो फॉर ये तो था परमिशन, मतलब ये जो हमने पढ़ा मे आई कम इन सर, ये परमिशन लेने के लिए था। एंड अब ये जो मैंने पढ़ा बाद में फॉर गिविंग परमिशन और एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी और डाउट, ये नीचे की हेडिंग में हम पढ़ेंगे। वो ये है मे आई सिट ऑन दिस चेयर सर, क्या मैं इस चेयर पर सर बैठ सकता हूँ, मतलब ये परमिशन पूछने के लिए या मांगने के लिए है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो सेंटेंसेस होंगे उनका अर्थ परमिशन देने के लिए होगा या फिर एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। एज फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, first form in the first form, verb in the first form. Now the example is you may come in. You may come in मतलब you are allowed to come in means you have permission to come in, यानी आप अंदर आ सकते हो, यानी कि परमिशन के लिए ये यूज होता है। दूसरा है you may sit on this chair. यू मे सिट ऑन दिस चेयर, ये भी परमिशन के लिए होता है और इसका परमिशन देने के लिए होता है। इसका मतलब यू आर अलाउड टू सिट ऑन दिस चेयर। थर्ड इज इट मे रेन। इट मे रेन मीन्स परहैप्स इट विल रेन टुडे बट आई एम नॉट श्योर, ये कहने के लिए होता है। मीन्स इट मे रेन का मतलब होता है परहैप्स इट विल रेन टुडे बट आई एम नॉट श्योर, मीन्स शायद आज बारिश होगी, यह कहने के लिए। इसी को हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, इसी को हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। तो ही मे बी लेट, ही मे बी लेट, इसको हम डाउट कहते हैं कि शायद वह, मीन्स आई थिंक ही विल बी लेट और परहैप्स ही विल बी लेट बट आई एम नॉट श्योर, सो ये क्या है, इसको हम डाउट कहते हैं। ये पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब है हम उम्मीद करें कि हम जो कह रहे हैं वह हो ही जाए, तो दैट इज पॉसिबिलिटी। और जब हम अपना उसमें निर्णय न दें कि ये हो ही जाए या ना हो, देन इट इज डाउट। तो ये डाउट है, ही मे बी लेट, ये क्या है, ये डाउट है। नोट यहाँ पे देखिए, वी कैन ऑल्सो यूज कैन इन प्लेस ऑफ मे फॉर गिविंग और टेकिंग परमिशन, यानी कि परमिशन लेने और देने के लिए हम यहाँ पर कैन का भी यूज कर सकते हैं।
सेकंड पॉइंट इज देन नाउ माइट, माइट का यूज किस लिए किया जाता है? माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे, माइट मे का पास्ट टेंस होता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी और मच डाउट, ये जो है ज्यादा डाउट और कम संभावना हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी इसमें संभावना कम होती है और डाउट किसी चीज के होने का ज्यादा होता है। इन मे देयर इज नॉर्मल पॉसिबिलिटी और डाउट, मे में या तो पॉसिबिलिटी या डाउट मतलब क्लियर होता है, नॉर्मल होता है, उसमें उसमें कम ज्यादा की बात नहीं होती, नॉर्मल ही होता है। इन मे देयर इज नॉर्मल पॉसिबिलिटी और डाउट, बट मतलब में तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी और डाउट होता है, बट परंतु इन माइट द पॉसिबिलिटी इज वेरी लिटिल, लेकिन माइट में संभावना बहुत कम होती है और डाउट वेरी मच, और डाउट उसमें बहुत ज्यादा होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज, इसका भी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब ये सेंटेंस में कहां पर कैसे लिखा जाता है। इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद माइट, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Number one, it might rain. It might rain means very little possibility. It means I don't believe it will rain, but maybe. यानी कि मुझे भरोसा नहीं है कि बारिश हो जाएगी लेकिन हो सकती है। तो इस तरह से बहुत मतलब डाउट ज्यादा है और उम्मीद कम है, तब उसके लिए इट माइट रेन, मतलब मुझे भरोसा नहीं है होगी लेकिन अगर आप कहते हो तो हो सकती है। ये सेंटेंस या ये मीनिंग देने के लिए इट माइट रेन का यूज किया जाता है। ही माइट कम टुडे, ही माइट कम टुडे मीन्स परहैप्स ही विल नॉट कम टुडे बट आई एम नॉट श्योर, यानी शायद वो आज आएगा नहीं लेकिन आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं, यानी कि आ सकता है, तो बहुत कम संभावना है आने की। यानी कि हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं आएगा, लेकिन आप या जो भी व्यक्ति है वो कह रहे हैं या संभावना दिखा रहे हैं, तो फिर हम मान लेते हैं कि आएगा लेकिन उसकी संभावना कम है। तो ऐसा कहने के लिए ही माइट कम टुडे, ही माइट पास, यानी हम कहना चाहते हैं कि वह पास होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जिद करके कह रहे हैं तो फिर मैं मान लेता हूं, या आप कोई फोर्स करके कह रहे हैं, आप कोई ऐसे व्यक्ति है कि आपके सामने मैं मना नहीं कर सकता हूं, तो फिर मैं मान लेता हूं माइट पास, लेकिन वो पढ़ता लिखता तो कुछ है नहीं या पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए उसकी संभावना जो पास होने की है वो बहुत कम है। इसी तरह से ही माइट चेंज हिज माइंड, ही माइट चेंज हिज माइंड का भी मतलब क्या है कि वह अपना माइंड चेंज नहीं करेगा, उसके माइंड चेंज करने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। देन रूल 3, माइट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, माइट शोज मोर कर्टसी देन मे, मतलब मे में जो हम सेंटेंस किसी से पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं परमिशन लेने के लिए, तो वहां पर उसमें कोई कर्टसी नहीं होती, मतलब कोई विनम्रता नहीं होती उस मे में। वो एक जनरल एक सेंटेंस है और जनरल एक वो एक परमिशन लेने का स्टाइल होता है, लेकिन माइट में कर्टसी होती है। दिस कर्टसी गोज टू द एक्सटेंट ऑफ डाउट एंड हेजिटेशन, ये कर्टसी इसमें इतनी मानी जाती है कि ऐसा लगता है कि पूछने वाले को मतलब वो अपनी किसी बात पर या जो वो प्रश्न पूछ रहा है उस पर उसको या तो डाउट है या फिर उसके मन में हेजिटेशन है। हेजिटेशन कैसे, जैसे कि सपोज करिए आपके घर प्रधानमंत्री आए हों और प्रधानमंत्री से ही पूछे कि क्या हम आपकी गाड़ी ले लें थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए ले जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं पूछा जा सकता, आपके मन में हेजिटेशन होगी ही होगी। पहले तो प्रधानमंत्री आए, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में जो जिस भाव से आप बोलेंगे तो उस भाव को ही हम यहाँ हेजिटेशन कह रहे हैं। Such sentences are always written in interrogative form and begin with might. इस तरह के जो सेंटेंसेस यानी परमिशन लेने के लिए जिनमें आपको हेजिटेशन और थोड़ा सा कर्टसी दिखानी है और हेजिटेशन दिखानी है, और वहां पर आप मे की अपेक्षा या तुलना में माइट से आप सेंटेंसेस यूज करते हैं, और इन सेंटेंसेस में हमेशा इन सेंटेंसेस को भी हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही लिखा जाता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही लिखा जाता है, और ये माइट से ही स्टार्ट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब इनका जो अरेंजमेंट होता है किसके बाद क्या लिखा जाएगा
उसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से ही होता है, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अगर कोई दूसरे शब्द हैं तो वो भी अदर वर्ड्स आ सकते हैं। एज नंबर 1, माइट आई यूज योर पेन प्लीज, तो माइट आई यानी कि ये कर्टसी दिखा रहे हैं। अगर मे आई यूज तो मतलब नॉर्मल है, जैसे मैं अपने दोस्तों से भी कहते तेरा पेन ले लूं तो मे आई यूज योर पेन, तो इस तरह से। हालांकि दोस्तों से तो मे न कह करके शैल आई यूज योर पेन कह दिया जाएगा या कहा जा सकता है, लेकिन जनरली हम मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई रीड, मे आई डू दिस थिंग, हम पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर्स वगैरह से इनफॉर्मली बात करने में हम मे से परमिशन लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ माइट जो है वो इससे कहीं ज़्यादा कर्टसी है। जब हम मे से कहते हैं तो उसमें कोई कर्टसी नहीं दिखाई देती, नॉर्मल उसमें एक नॉर्मल बिहेवियर होता है वो। इसी तरह से माइट आई बोरो योर पेन फॉर एन आवर, मतलब क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, इसमें भी कर्टसी और हेजिटेशन है। जैसे कि मुझे आपका पेन मांगना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मांग रहा हूँ। माइट आई गो नाउ यानी क्या मैं जा सकता हूँ। यहाँ भी ऐसा है कि जैसे कि मुझे जाना नहीं चाहिए और मैं शर्मिंदा हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो माइट आई गो नाउ तो एक हेजिटेशन दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है। नाउ टू माइट कैन बी यूज्ड टू शो मोर कर्टसी इन गिविंग परमिशन ऑल्सो, यानी माइट सिर्फ परमिशन मांगने के लिए ही नहीं बल्कि परमिशन देने के लिए भी हम माइट का यूज कर सकते हैं, वही कर्टसी दिखाने के लिए। जैसे हमने कहा माइट आई यूज योर पेन, ओके यू माइट यूज माई पेन, ओके यू माइट, ऐसे कहकर यू माइट गो नाउ, जैसे माइट आई गो नाउ, यू माइट गो नाउ, यू माइट गो नाउ, इस तरह से कहा जा सकता है। रूल फॉर मे फॉर पर्पस और विश, यानी पर्पस, पर्पस मतलब कोई उद्देश्य और विश मतलब हमारी कोई इच्छा, इसको दिखाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पर्पस और विश, यानी आपकी कोई इच्छा है या आपका कोई उद्देश्य है उसको दिखाने के लिए भी आप विश का मतलब मे का यूज करते हैं। यहाँ विश का मतलब प्रार्थना से भी है और उसी तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर मे का अर्थ होता है आई प्रे टू गॉड दैट यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है आई प्रे टू गॉड दैट यू लिव लॉन्ग, या मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। और मे का मतलब हो गया मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि, यू लिव लॉन्ग मतलब तुम खूब जियो। इसी तरह से मे गॉड हेल्प यू, तो यहाँ गॉड हेल्प यू, यहाँ मे का मतलब क्या है, आई प्रे, आई रिक्वेस्ट टू गॉड और आई प्रे टू गॉड दैट गॉड मस्ट हेल्प यू, दैट गॉड हेल्प यू। और आई प्रे टू गॉड टू हेल्प यू, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो मे गॉड हेल्प यू मीन्स आई प्रे टू गॉड टू हेल्प यू, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ मे का मतलब आई प्रे टू गॉड हो गया, या हिंदी में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हारी मदद करें। तो ये एक तरह की विश या एक तरह की प्रार्थना है, आपके लिए कोई अच्छी भावना से भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो सेंटेंसेस भी हम मे से यूज करते हैं या मे को यूज करते हुए बोलते हैं। थर्ड सेंटेंसेस, आई केम सो अर्ली, मैं इतनी जल्दी आया, सो दैट ताकि आई मे फाइंड यू एट होम, तो यहाँ सो दैट के साथ सो दैट ताकि के लिए आया, सो दैट आई मे फाइंड यू एट होम। तो यहाँ मे किसके लिए आया, आई मे फाइंड, मे मतलब सका सकूं, यहाँ पर सो दैट आई मे फाइंड, यहाँ मे का मतलब होता है सकूं, सके या सकूं। आई केम सो अर्ली, मैं इतनी जल्दी आया, सो दैट ताकि आई मे फाइंड यू एट होम, ताकि मैं तुम्हें घर पर पा सकूं या घर पर मिल सकूं या घर पर देख सकूं। इसी तरह से वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, कठिन परिश्रम करो ताकि, सो दैट यू मे पास, ताकि तुम पास हो सको। तो ये जो मे है, यहाँ मे का मतलब सके सको है, और सके सको किस अर्थ में आता है, जब आपका कोई उद्देश्य होता है या आप अपने किसी उद्देश्य को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, प्रकट कर रहे होते हैं, तब सके सको आता है। तो इसलिए वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको। तो ये सके सको आने पर इस सेंटेंस को कहेंगे कि ये इसमें पर्पस को दिखाया या एक्सप्रेस किया जा रहा है। रूल 5, मे प्लस परफेक्ट
इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब होता है देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वैसे तो टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं, लेकिन चूंकि मे कैन ये जो वर्ड्स होते हैं मे माइट कैन कुड विल शैल, इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। इन्फिनेटिव विदाउट टू कह सकते हैं या बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का भी मतलब होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। जब इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है तब वो हो जाता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वैसे जो इन्फिनेटिव होगा वैसे वो इन्फिनेटिव परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन यहाँ टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब न आकर के सिर्फ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पर मे के बाद जो इन्फिनेटिव होता है वह बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव का फिर से मतलब मैं बता दूं कि उसके आगे से टू हटा दिया जाता है तब वह बेयर इन्फिनेटिव होता है। In some sentences, may is used with perfect infinitive और past participle. In some sentences, कुछ sentences में may is used with perfect infinitive, may का प्रयोग perfect infinitive के साथ किया जाता है या फिर past participle या third form of the verb के साथ किया जाता है। These sentences express the idea, ये जो sentences है ये इस प्रकार का आइडिया या विचार प्रस्तुत करते हैं that there was much possibility of an action being completed, कि किसी एक्शन के होने का पूरा वहां संभावना थी in the past, but whether the action was really completed or not is not known, लेकिन वह एक्शन वहां पर पूरा हो सका या नहीं हो सका इसकी जानकारी नहीं है। The structure of such sentences is this, या इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंसेस का वैसे होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव फिर से क्या है टू हटा करके ऑफ द इन्फिनेटिव रिमेनिंग कंसील्ड, यहाँ पे टू जो है क्या रहता है कंसील यानी कि छिपा हुआ रहता है, तो इसलिए क्या हो गया सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ जो मे इज यूज्ड विद परफेक्ट इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल, या पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो जाएगा हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और हैव मतलब बात वही है, एक ही बात है। तो यहाँ आप हैव कह सकते हैं, हैव चलिए मैं अभी थोड़ा सा लिखता नहीं हूँ लेकिन मैं बाद में इसको यहाँ पे हैव मान लीजिए, ठीक है, या फिर मैं इसको इन्फिनेटिव ही लिख देता हूँ केवल यहाँ पे, जिससे कि आपका कंफ्यूजन आगे के लिए खत्म हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल नहीं, सिर्फ परफेक्ट इन्फिनेटिव, या तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो जाएगा इस तरह से हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल का मतलब पास्ट पार्टिसिपल तो गलत हो जाएगा, उसको हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाएगा तब सही हो जाएगा। तो इसलिए परफेक्ट इन्फिनेटिव ही लिख रहे हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब है मे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट। एंड इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल है ही मे हैव सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। ही मे हैव सबमिटेड हिज एप्लीकेशन का मतलब है शायद वह एप्लीकेशन अपनी जमा कर चुका हो या सबमिट कर चुका हो। इसका अर्थ होता है कि शायद मेरे हिसाब से या मेरे अनुमान से वह अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुका है, लेकिन फिर भी मैं पक्का भरोसा नहीं है या पक्का कोई कंफर्म नहीं है। इसी तरह से ही मे हैव गिवन हिम सम हेल्प। ही मे हैव गिवन हिम सम हेल्प का मतलब है कि शायद वह कुछ मदद कर चुका है, लेकिन फिर भी मुझे पक्का नहीं पता है, कंफर्म नहीं है। ही मे हैव गिवन हिम सम हेल्प का मतलब है कि मुझे पक्का नहीं पता है कि उसने किसी की मदद की है कि नहीं की है, लेकिन शायद वो कर चुका है, ऐसा अनुमान है। तो इस तरह से इसी को ऐसे कहते हैं जैसे हिंदी की हमारी बोलचाल में कहते हैं शायद वो किसी की मदद कर दी हो, शायद उसने किसी की मदद कर दी हो या कर चुका हो। तो इस तरह से हम अपने व्यावहारिक हिंदी में कहते हैं। रूल नंबर 6 इज माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। अभी मे हैव प्लस मतलब मे प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव था, अब माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव है। माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, दीज सेंटेंसेज शो that there was much possibility of an action
to have been completed in the past but it could not be. These sentences show, इस तरह के जो sentences है वो दिखाते हैं that there was much possibility of an action, किसी action की बहुत ज़्यादा संभावना थी, to have been completed in the past, past में पूरे होने की बहुत अधिक संभावना थी, but it could not be, लेकिन वह संभावना पूरी नहीं की जा सकी, मतलब वो काम पूरा नहीं हो सका. देयर स्ट्रक्चर इज, जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव. परफेक्ट इन्फिनेटिव का फिर से मैं बता दूं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म को परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं, इसलिए सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ये हो जाएगा the robber might have killed him. The robber might have killed him मतलब the robber had nearly killed him, यानी रॉबर ने तो लगभग उसको मार ही दिया था. The robber had nearly killed him, रॉबर ने उसको लगभग मार ही दिया था, लेकिन वह बच गया, लेकिन वह लास्ट में मार नहीं सका. तो इसी को हम हिंदी में व्यावहारिक स्तर पर यह कहते हैं, रॉबर यानी डकैत ने या डाकू ने उसको मार दिया होता, सांप ने उसको काट लिया होता, चोरों ने उसको पकड़ लिया होता, उसकी चाबी गिर गई होती, वह दलदल में फंस गया होता. तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं. द रॉबर माइट हैव किल्ड हिम मतलब ही एस्केप्ड बीइंग किल्ड, यानी कि उसको मारा नहीं जा सका, इसका अर्थ ये है. सेकंड सेंटेंस इज ही माइट हैव रॉब्ड मी. ही माइट हैव रॉब्ड मी मतलब उसने मुझे लूट लिया होता. द थीफ माइट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, यानी कि चोर पुलिस कस्टडी से भाग गया होता, यानी पूरी तैयारी उसने कर ली थी भागने की, भागने ही वाला था, तभी तक उसको किसी ने भागते हुए भागने की तैयारी में देख लिया और वह भाग नहीं पाया. इसी तरह से ही माइट हैव रॉब्ड मी का मतलब क्या है, उसने मुझे लूट लिया होता, यानी उसने मुझे लूटने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन वह जब लूट रहा था या लूटता उससे पहले ही किसी ने देख लिया या कोई ऐसी घटना हो गई जिससे कि वह मुझे लूट नहीं सका या लूट नहीं पाया. माइट इन इनडायरेक्ट नरेशन. माइट इन इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है वाइल, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से माइट इन इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है माइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो इन इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होता है, वाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्ट करते हुए यानी बदलते हुए, किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए या करते समय मे इज चेंज्ड, यानी अगर उसमें मे आता है तो मे इज चेंज्ड इनटू माइट, तो मे को माइट में बदल देते हैं. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो मे को माइट में बदल देते हैं. अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, ही सेड, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, एंड जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. तो यहाँ पर ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, एंड माय फादर मे कम टुडे ये रिपोर्टेड स्पीच है. तो इसलिए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर मे आया हो तो उसको माइट में बदल देते हैं. तो यहाँ देखिए मे आया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, तो इसलिए इस मे को माइट में चेंज कर दिया जाएगा. ही सेड दैट हिज फादर माइट कम दैट डे. ही सेड दैट, अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर यहाँ पर हमने दैट लगा दिया. हिज फादर माइट, मे को हमने माइट में चेंज कर दिया, कम टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया. रूल 8, माइट फॉर डिससेटिस्फैक्शन और रिप्रोच. रिप्रोच का मतलब होता है डांटना एंड डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असहमति, यानी आप अपनी असहमति प्रकट करने के लिए या किसी को हल्का फुल्का डांटने के लिए भी आप माइट का यूज कर सकते हैं. माइट से ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं. माइट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रिप्रोच
towards a person for not doing his work satisfactorily or to his full capacity. Might is also used. might का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है to express the sense of dissatisfaction, यानी अपनी असहमति जताने के लिए, या अपनी आप सहमत नहीं है और आप सेटिस्फाई नहीं है, इसका अर्थ देने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। और रिप्रोच, और या फिर थोड़ा सा डांटना झिड़कने के लिए, टुवर्ड्स अ पर्सन, उस व्यक्ति को या पर्सन को, फॉर नॉट डूइंग हिज वर्क सेटिस्फैक्टोरीली, अपना काम उसके अपना काम सेटिस्फैक्टोरीली न करने के लिए, और टू हिज फुल कैपेसिटी, या फिर उसकी जो क्षमता है और उस पूरी क्षमता के साथ अपना काम नहीं कर रहा है, इसकी झिड़की देने के लिए या डांट देने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज, यानी तुम अपनी स्टडीज पर थोड़ा सा ध्यान और दे सकते हो। तो यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज, यानी तुम अपनी स्टडीज पर और थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, यानी जितना ध्यान दे रहे हो उससे मैं सहमत नहीं हूं और वह आपके लिए पर्याप्त नहीं है। यू माइट कम अ लिटिल अर्लियर, यानी तुम थोड़ा सा जल्दी भी आ सकते हो, यानी कि तुम जल्दी नहीं आए हो, तो इसलिए ऐसी झिड़की देने के लिए भी हम माइट का यूज करते। तो ये था द यूज ऑफ मे एंड माइट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू, बाय।